जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीजीबीपी के नाम से पुकारेंगे, ठीक है ना। जैसे घर में हम लोग का मम्मी पापा नाम रखते हैं ना, कॉलेज में नाम होता है पंकज और घर में नाम होता है टिंकू पिंकू, शॉर्टकट में होता है ना। तुम्हारा क्या नाम है? यही नाम है पिंकू, बबलू, बल्लू। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इसको हम लोग पुकारेंगे किस नाम से? पीजीबीपी से, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं केवल किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट या गेन्स की। इसमें हम किसकी बात नहीं करेंगे? लॉस की। ऐसा थोड़ी ना होता है। इस एक्ट का क्या नाम है जो पढ़ रहे हो? इनकम टैक्स एक्ट। कहीं लिखा है क्या लॉस टैक्स एक्ट? हम यहाँ इनकम का मतलब पॉजिटिव इनकम भी लेते हैं और निगेटिव भी लेते हैं। प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट से भी है और निगेटिव प्रॉफिट से भी है। गेन्स का मतलब पॉजिटिव गेन से भी है और निगेटिव गेन से भी है। अब क्लियर है? यानी इन चीज़ों को हम पॉजिटिव या निगेटिव, यानी कि हम यहाँ पर लॉस वर्ड न यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज निगेटिव प्रॉफिट। तो अगर हम हेडिंग का नाम दे रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इट डजंट मीन एट ऑल दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट द लॉसेस। माइट बी दैट सम लॉसेस आर इनकर्ड बाय द बिजनेसमैन। तो हम प्रॉफिट्स की भी बात करेंगे और लॉसेस की भी बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा सर जी, आप बात कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन की, तो सबसे पहले तो बिजनेस की बात कर लो। साल में 1 घंटा बिजनेस करो और साल में साल भर बिजनेस करो, किसको हम यहां कवर करेंगे? जो रेगुलर टाइप का बिजनेस है उसको हम कवर करेंगे, या साल भर में 1-2 बार किया उसको कवर करेंगे? जो दोनों। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन हो, ये चीज तो दिमाग में बैठा लो। कभी कभार एक ट्रांजैक्शन हो गया, साल भर में अगर एक ट्रांजैक्शन अकर हुआ, दैट ट्रांजैक्शन इज सफिशिएंट टू हैव द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर है? उस एक ट्रांजैक्शन के कारण 1 मिनट में वो ट्रांजैक्शन अकर हो सकता है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, कुछ भी हो। एक ट्रांजैक्शन सफिशिएंट है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, पीरियड ऑफ टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर हुआ? केवल यही सोच लेना कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रेगुलर वे में होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, तो ही हम उस इनकम को बिजनेस या प्रोफेशन हेड में ले जाएंगे टैक्सेबिलिटी के पर्पज से। वो गलत इंटरप्रिटेशन है। पक्की बात? आगे चले। ये सर बिजनेस या प्रोफेशन, जरा आप और थोड़ा क्लियर करिए। बिजनेस को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। या तो हम जो इनकम कमाएंगे वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से कमाएंगे, और या हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस से कमाएंगे। यानी बिजनेस इनकम को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। बिजनेस इनकम को 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम को अलग रखो, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम को अलग रखो। अगर किसी बिजनेसमैन ने दोनों बिजनेस का एक कंबाइंड अकाउंट बनाया हुआ है और एक ही प्रॉफिट दिखा रहा है, एक अमाउंट कि दोनों का प्रॉफिट मिलाकर इतना इनकम, इतना खर्चा, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, देन ही इज नीडेड टू सेग्रीगेट बोथ द अकाउंट्स। फिर से ये चीज़ अलाउ नहीं होगी आपको कि आप स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का एक साथ अकाउंट रखें। यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर बोथ सेपरेट। क्लियर है?
आपको दोनों के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। अगर किसी एसएससी ने साल भर मिक्स कर दिया और साल के अंत में वो ले गया असेसिंग ऑफिसर के सामने कि भैया देख, मैंने तो अलग बुक्स रखी नहीं, मैंने तो कंबाइंड करके रखी हैं और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसमें से अब स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस को अलग अलग कर सकूं, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? क्या अलाउ कर देगा? ना, वो कहेगा जैसे भी हो, you have to segregate both of these two accounts separately. You have to make separate both of these two accounts. क्लियर है? आपको दोनों अकाउंट्स अलग अलग रखने पड़ेंगे, ये कंपल्शन है। आपको दोनों का प्रॉफिट और लॉस दोनों का अलग अलग बताना पड़ेगा। क्लियर? ये स्पेक्युलेटिव क्या होता है और ये नॉन स्पेक्युलेटिव क्या होता है, ये भी तो पूछना है भाई। हमें तो आपने तो ये बताया ही नहीं। देखो, स्पेक्युलेटिव को हिंदी में कहते हैं सट्टे का व्यापार, सट्टा व्यापार। हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है। और नॉन स्पेक्युलेटिव, गैर सट्टा व्यापार, जो नॉर्मल, ये पेन खरीदने बेचने का काम करो, क्या ये सट्टा है? नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस है। फर्नीचर खरीदने बेचने का काम करते हैं, क्या है ये? नॉर्मल बिजनेस है। दिस इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं बिना किसी आर्टिकल और थिंग्स के फिजिकल डिलीवरी के, बिना पेन को ट्रांसफ़र किए पेन पर कमा लेना। तूने कहा ये पेन 5 की होगी, मैंने कहा 3 की होगी, इसने कहा 5 की, मैंने कहा 3 की, चल लगी शर्त। इसने कहा 5 से ज़्यादा होगी, मैंने कहा 3 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर मान लो 4 रुपये इसका रेट निकला, तो कौन जीता? मैं या ये? मैं जीत गया। कितने रुपए से? 1 रुपये से। क्या पेन दे दूंगा मैं इसको? नहीं, पेन तो कहीं गई नहीं, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट तो आ गया। नहीं आ गया? इसने कहा 5 से ज़्यादा की पेन होगी, मैंने कहा 5 से कम की होगी, मैंने कहा 5 से ऊपर की तो हो ही नहीं सकती। इसने कहा नहीं, जो भी होगी 5 से ऊपर की होगी। अल्टीमेटली रेट निकला इसका 6। तो कौन हारा? मैं इसको 1 रुपया दूंगा। सट्टा किस पर लगा? पेन पर। इसको तो मालूम ही नहीं कि इसके ऊपर सट्टा लगा। बात समझना, बिना किसी फिजिकल डिलीवरी के हम प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं, उसको हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस के नाम से जानते हैं। आज स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए केवल इतना ही। आगे हम डिटेल में और बात करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे, इसके एक्सेप्शंस वगैरह भी देखेंगे। ठीक है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशेवर। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। लॉयर्स, ये सब क्या है? जो एक डिग्री पजेस किए हुए हैं, जिनके पास एक डिग्री है। MBAs, तो इनके पास एक डिग्री है जिससे ये अपना बिजनेस चलाते हैं, तो इनको हम प्रोफेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? दे आर नॉट इन द बिजनेस टू ट्रेड। वो खरीदने और बेचने के बिजनेस में नहीं है। दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ट्रेड, दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। वो किसी सामान को बनाने के काम में भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना? वो अपनी पेशेवर सेवाएं देते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पक्का? तो CA, CS, CWA, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सारे क्या हैं? जरा ढंग से देखें, आपके स्टडी मैट में डेफिनेशन दी हुई है प्रोफेशन की। किसकी? जरा देख लें क्या दी है। द एक्सप्रेशन प्रोफेशन has been defined and include any vocation. In the case of a profession, the definition given in the act is very much inadequate. जो एक्ट में डेफिनेशन दी है वो सफिशिएंट नहीं है प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने में। हाँ, जो हम लोग जनरल प्रिंसिपल यूज करते हैं प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने में, वो क्या है? द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोफेशन इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग ईदर इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल, मेरे पास कुछ ऐसा स्किल है जो इंटेलेक्चुअल है,
कहते हैं ना बुद्धिमानी वाला, समझदारीपूर्ण, इंटेलेक्चुअल, और मैनुअल स्किल, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय द इंटेलेक्चुअल स्किल ऑफ द ऑपरेटर. फॉर इंस्टेंस, एन ऑडिटर कैरिंग ऑन हिज प्रैक्टिस, लॉयर और अ डॉक्टर, अ पेंटर. पेंटर ने भी अपनी मैनुअल स्किल सीखी होगी, नहीं सीखी होगी, ये उसका प्रोफेशन है, आर्ट वाला, आर्टिस्ट का काम करना. आर्किटेक्ट, एक्टर, वुड बी पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन एंड नॉट अ बिजनेस. ये लोग बिजनेस का काम नहीं करते, ये लोग प्रोफेशन का काम करते हैं, जो जिसमें किसी चीज़ को ना तो खरीदा जाता है न बेचा जाता है. ये अपनी स्किल्स बेचते हैं. क्या? ये अपनी स्किल्स बेचते हैं. क्लियर है? जिस तरह हम लोग का हर एक टॉपिक पर, हर हेड में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, उसी तरह हमारा पीजीबीपी में जो चार्जिंग सेक्शन है, दैट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 28. एंड व्हाट्स द लिमिट ऑफ द सेक्शन अंडर दिस हेड? द सेक्शन इज 44. यानी 28 से लेकर सेक्शन 44 तक की हमको स्टडी करनी. सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक. क्लियर? The basic charging section is 28. चार्जिंग सेक्शन क्या है? 28. जरा देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट और गेन arising from business or profession at any time during the previous year. सुने इधर, कोई भी आप प्रॉफिट या गेन कमाते हो, यानी इसमें क्या शामिल नहीं है? लॉस. ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो आते ही कहा कि प्रॉफिट इंक्लूड लॉस. हाँ या ना? तो प्रॉफिट और गेन जो अराइज होता है किससे? बिजनेस या प्रोफेशन से, किसी भी समय. फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी नहीं है. एवं सिंगल ट्रांजैक्शन, 1 घंटे का भी ट्रांजैक्शन, आधे घंटे का अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ था तो भी वो सफिशिएंट है हमारी इस हेडिंग को लाने में. प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. क्लियर है? तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. कौन कर रहा है ये बिजनेस या प्रोफेशन? एसएससी, कैरिड ऑन बाय द एसएससी. क्या? कौन कर रहा है ये बिजनेस? एसएससी, कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. दैट्स इट. सिंपल है. फिर से हम पढ़ें. एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हु इज कैरिंग ऑन एसएससी, कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. पहला तो बड़ा आसान था सर, सेकंड देखते हैं. देखें, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और received by any person for not, number 1, carrying out any business activity.
ढंग से देखें क्या लिखा है, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब बता सकते हो क्या निकला इसका? अगर कोई पर्सन मुझे मना करता है कि आप ये पेन बना रहे थे, अब आप ये इंक बनाने जा रहे हो, आप ये इंक मत बनाओ, आप ये इंक मत बनाओ, मैं अब तक ये पेन बना रहा था, मुझे लगा कि अगर मैं इंक को भी साथ में बेचूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। आई स्टार्टेड टू डू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, हाँ या ना। मैंने इस इंक को मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचा, मैंने प्लांट वगैरह लाने के लिए सोचा या काम करना स्टार्ट किया या कर दिया था। तब तक मेरा जो कंपटीटर था वो मेरे पास आया, उसने कहा तू ये काम मत कर वरना, तू ये काम मत कर वरना। मैंने कहा वरना क्या? कहा 10 करोड़ रुपए दे देंगे। मैंने कहा दे दो 10 करोड़ रुपए। ही इज़ ऑफरिंग मी टू पे ₹10 करोड़ इफ़ आई विल नॉट स्टार्ट टू डू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इंक। अगर मैं इस इंक को मैन्युफैक्चर ना करूं तो मुझे कितना पे करेगा? ही इज़ रेडी टू पे मी ₹10 करोड़। और अगर मैं तैयार हो जाता हूं, इट मीन्स दिस इज माइन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और नॉट। क्या ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है? क्या मैंने बिजनेस से कमाया? हाँ, बिजनेस से कमाया ना। अगर मैंने ये बिजनेस किया होता तो शायद मैं फ्यूचर में ये कमाता। अब इस बिजनेस को न करने के कारण, इस बिजनेस एक्टिविटी को न करने के अगेंस्ट मुझे कंपनसेशन मिला, हाँ या ना? किसके कारण मिला? बिजनेस एक्टिविटी को न करने के कारण। तो मेरा बिजनेस का ही तो प्रॉफिट है। किसके कंपनसेशन में है? उस लॉस के कंपनसेशन में है जो हमें होगा इस बिजनेस को न करने के कारण। या कह सकते हो वो प्रॉफिट जो अब हम कमा सकते थे इस इंक को बनाकर बेच करके, लेकिन अब हम उस प्रॉफिट को नहीं कमा पाएंगे, तो उसका कंपनसेशन, हाँ या ना? तो क्या बताया दूसरा? सेकंड क्या बताया पॉइंट? एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट व्हाट? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2 बताया, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट व्हाट? फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फी और such type of commercial rights। हमको यह ऑफर करता है, सर आपके पास जो फॉर्मूला है ना अपने पास ही रखना, इधर उधर शेयर मत कर देना, किसी को अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी मत देना, किसी को लाइसेंस मत दे देना बिजनेस चलाने के लिए। मैं रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहे हो भाई? क्यों रोक रहे हो? क्योंकि तुमसे हमको मिलेगा 5 करोड़, तुमसे हमको मिलेगा 10 करोड़, हाँ या ना? नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर इस तरह का कंपनसेशन अगर कोई हमको देता है कि आप अपना पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फीस या इस तरह का कोई भी कॉमर्शियल राइट का एग्रीमेंट न करें किसी दूसरे के साथ, तो आखिर मेरा कौन सा प्रॉफिट हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट, जो कि मैं कमा सकता था उस बिजनेस को करके, लेकिन अब मैं नहीं कमा रहा हूँ। तो हम कमा तो रहे हैं कुछ, क्या? कंपनसेशन। किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो मेरा क्या है वो? बिजनेस इनकम। क्लियर? नोट करें इसको।
देखें पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट कितना आसान था, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड मैंने बताया एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, फॉर नॉट शेयरिंग एनी पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फी, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स एक्सेट्रा। थर्ड, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों भाई, क्यों हमको कोई कंपनसेशन दे रहा है या मुझे मिल रहा है पैसा। पहला, टर्मिनेशन और modification in terms of a contract relating to Indian company or other company। पहला पॉइंट क्या बोला, सुन लो ढंग से, मेरा किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ कि सामने वाली कंपनी हमको ईयरली 10 लाख किलोग्राम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या करेगी, सप्लाई करेगी, हमको वो 10 लाख किलोग्राम सामान बेचेगी 5 रुपये पर केजी के हिसाब से। क्लियर? दैट वॉज द एग्रीमेंट डन बिटवीन द पार्टीज। 4 लाख किलोग्राम सप्लाई हो गया सामान, अब मुझे उससे कितना और खरीदना है, लेकिन मीनवाइल इसका मार्केट रेट बढ़ गया 7 रुपये हो गया, लेकिन उसको हमें बेचना कितने पर है, 5। वो क्या चाहेगा कि वो मुझे बेचे सामान को या मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बेचने पर उसको सामान का ज़्यादा वैल्यू रियलाइज होगा। वो मेरे पास आया, उसने कहा हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसे कैसे ब्रीच करेगा, हमको 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दो, जो हम लोग के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी एग्रीमेंट को ब्रीच करेगा तो उसको 3 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसने मुझे 3 लाख का कंपनसेशन दिया। कितने लाख का? नहीं दे सकता, देगा ना? हाँ या ना? ये बिजनेस प्रॉफिट है या नहीं, पहले तो ये बताओ। है। अगर हम उससे सामान खरीदते तो 5 में खरीदते, अब मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा 7 में खरीदना पड़ेगा, तो मेरा हर 1 किलोग्राम पर कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2। तो 6 लाख पर कितने का नुकसान होगा? 12 लाख। तो 12 लाख का नुकसान है, 3 लाख का रिक्यूपमेंट हुआ कि नहीं हुआ कंपनसेशन से? हुआ या नहीं? दैट इज योर बिजनेस प्रॉफिट। दैट ₹3 लाख इज योर बिजनेस प्रॉफिट। अब दो ढंग से सुनना, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। टर्मिनेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, पूरी तरह से तोड़ देना, टर्मिनेट कर देना, या दूसरा मॉडिफिकेशन करना। वो मेरे पास आया, उसने कहा भाई साहब देखो सामान मार्केट में 7 रुपये का बिक रहा है, मैं 7 से कम पर तो नहीं आऊँगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं आएगा, तेरे साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है 5 पे। तो उसने कहा ना। मैंने कहा ठीक है, डन करते हैं 6 रुपये पर, तो मुझे 3 लाख का कंपनसेशन दे दे और मान ले 6 रुपये पर, मैं 7 नहीं करूँगा 6 कर दूंगा, उल्टा तू 3 लाख रुपए मुझे कंपनसेशन भी दे। अब एक बात बताओ, मैंने 1 रुपया रेट बढ़ा दिया, यानी मुझे अब उसको टोटल कितना देना पड़ेगा ज़्यादा? 6 लाख, लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे वो कितना दे रहा है कंपनसेशन? 3 लाख। तो मुझे लॉस कितना हुआ? 3 लाख। अब बात समझ में आई? ये जो 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है वो मॉडिफिकेशन के कारण आया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया?
मॉडिफिकेशन हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया नए रेट पर। क्यों, तो टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट अगर हमको कोई कंपनसेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, तो सर एक बात बताइए, यहाँ पर अदर कंपनी का मतलब क्या है, अदर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। पक्का बोलो भाई, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से रिलेट न करता हो तो जरा देखें, अदर देन कंपनी से रिलेट करे तो क्या होगा, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन in terms of a contract relating to Indian firm or Indian agency। नोट करें, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन एजेंसी और इंडियन फर्म्स। क्लियर, थर्ड पॉइंट, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, हमें कंपनसेशन इन तीन चीज़ों का भी मिल सकता है। हमें कंपनसेशन इन दो का भी मिल रहा था, फॉर नॉट शेयरिंग इन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। हमें कंपनसेशन इन तीन चीज़ों का भी मिल रहा है। पहला, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। अदर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। क्लियर। तीसरा बताया, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हमने अपने मैनेजमेंट के एक हिस्से को या मैनेजमेंट के किसी आदमी को गवर्नमेंट के फेवर में ट्रांसफ़र कर दिया और गवर्नमेंट से मैंने कहा, देख मैं अपना एक आदमी या मैनेजमेंट का एक आदमी तेरे यहाँ ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ काम करने के लिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाला, मुझे कुछ कंपनसेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट ने मुझे 25-50 करोड़ जो भी कंपनसेशन दिया, दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन माई हैंड्स इन द कैटेगरी ऑफ अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर, समझ में आई बात। तो फर्स्ट मैंने बताया, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड मैंने बताया, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फी, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स। थर्ड मैंने बताया, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company includes foreign company। दूसरा, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency। और third, vesting of the management in favor of the government। हटाएं इसको।
पॉइंट नंबर 4, in case of an export SAC, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance, profit on sale of duty entitlement पासबुक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई एसएससी एक्सपोर्ट का काम करता है, अगर कोई एसएससी कौन सा काम करता है? एक्सपोर्ट, यानी यहाँ से सामान को विदेशों में भेजता है, तो जाहिर सी बात है उसको सामान सस्ते में बेचना होगा विदेश में या महंगे में? सस्ते में। सामान वो विदेश में सस्ते में बेचेगा तभी तो इंडिया की तरक्की होगी, तभी तो लोग इंडियन सामान को कंज्यूम करेंगे, हाँ या ना? अगर उसका सामान विदेश में $50 का बिक रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट और चाइनीज़ $40 में, तो लोग क्या खरीदेंगे? चाइनीज़ खरीदेंगे या इंडियन खरीदेंगे? चाइनीज़ खरीदेंगे ना। तो अगर हमें फॉरेन या इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना है तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बाकियों से कम होनी चाहिए, सेल प्राइस, या महंगी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो कम कैसे होगी? अगर आपने डिफरेंट टाइप के टैक्सेस वगैरह ले लिए हैं हमसे, तो कम कैसे होगा? इसमें बताया कि इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, एक एसएससी ऐसा है जो एक्सपोर्ट का काम करता है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा देखो हम विदेश से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, ये इंडिया है, हम चाइना से सस्ते में रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, अगर हम यहाँ से खरीदेंगे तो क्या होगा? महंगा पड़ेगा, इंडिया से सामान खरीदेंगे तो। चाइना वाला वैसे ही कहता है हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान को बर्बाद करो, महंगे में सामान सस्ते में बेचो। तो एक काम करते हैं, इसका सस्ते में सामान खरीदते हैं, इससे हम कुछ आउटपुट बनाएंगे और इस आउटपुट को विदेश में यूएस में बेच देंगे सस्ते में। हिंदुस्तान का क्या गया इसमें? नहीं समझे? नहीं समझे? सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदा, यहाँ से खरीदते तो महंगे में पड़ता, हाँ या ना? और उसको बना करके किसको दे दिया? विदेश को। तो इसमें इंडियन जो फर्म्स हैं या डोमेस्टिक एंटरप्राइज है वो तो हर्ट नहीं हुए कहीं से, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं जैसे चला रहे थे। हमने एक देश से सस्ते में सामान खरीदा, उसको प्रोसेस किया और विदेश में सस्ते में बेच दिया, बात खत्म। लेकिन जब मैंने इससे खरीदा तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं खरीदने देंगे, हम आपको एक लाइसेंस देंगे जिसका नाम होगा इंपोर्ट लाइसेंस। क्या? आप उतना ही सामान खरीद सकते हो। यानी अगर गवर्नमेंट ने हमको कहा 3 लाख kg रॉ मटेरियल कैन बी परचेज्ड फ्रॉम चाइना एज एट द रेट ऑफ ₹5, हम ₹5 के हिसाब से चाइना से सामान खरीद सकते हैं, 3 लाख किलो तक हम खरीद रहे हैं। हमने केवल 2 लाख किलो ही सामान खरीदा अभी तक, अभी और कितना खरीदना बाकी है? 1 लाख की बात है, हाँ या ना? क्लियर? अगर हम इस सामान को इंडिया से खरीदें तो ये 1 लाख किलो हमको ₹7 के हिसाब से पड़ेगा, यानी हमको कितना देना पड़ेगा इंडिया में? 7 लाख। लेकिन हमें बचत हो गई ना 2 लाख की विदेश से सामान खरीदने में, हाँ या ना? अब मेरा मन नहीं कर रहा मैं खरीदूं, मैंने ये इंपोर्ट लाइसेंस मिस्टर वाई को बेच दिया 50,000 रुपये में। कितने रुपए में? अब वो मिस्टर वाई इस इंपोर्ट लाइसेंस का यूज़ करके 1 लाख किलो 5 लाख रुपए में सामान खरीद लेगा ₹5 के हिसाब से।
उसने हमको कितना दिया? 50,000। हाँ या ना? हमको कितना मिला? 50,000। ऐसे हम कमा कितना सकते थे 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख पर? 2 लाख रुपए। 1 लाख किलो पर 2 रुपए और कमा सकते थे, 2 लाख रुपए कमा सकते थे। अब क्या मैं वो कमा पाऊंगा? नहीं। उसके बदले मैंने क्या कमाया? कंपनसेशन। कितना? 50,000। वो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। अगर वो प्रॉफिट होता तो किस हेड में होता? पीजीबीपी में। तो ये भी जो 50,000 का प्रॉफिट बैठे बैठे आया है तो किस हेड में होगा? पीजीबीपी में। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। दूसरा है ड्यूटी ड्रॉबैक। सेकंड पॉइंट है ड्यूटी ड्रॉबैक। सेकंड पॉइंट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। कस्टम एक्ट हमको हमारी ड्यूटी वापस करता है अगर हम सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो। केवल तुम लोग को इतना समझना है, जब सीए फाइनल या सीएस फाइनल में पहुंचोगे तो एक्साइज और कस्टम में तुम लोग को सीखने को मिलेगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक होती कैसे है। हमने जो ड्यूटी पे की है वो ड्रॉबैक कैसे हो रही है, रिफंड क्यों नहीं हो रही, रिफंड और ड्रॉबैक और एडजस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है ड्यूटी के, वो बताया जाएगा आगे। तुम लोग बस इतना ही समझो, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है पैसा वापस आना। अब चाहे एडजस्टमेंट के थ्रू आए चाहे रिफंड के थ्रू आए। क्लियर है? ड्यूटी ड्रॉबैक। हमने जो ड्यूटी पेमेंट की थी कस्टम की, जब मैंने सामान खरीदा था 5 लाख का 2 लाख की ड्यूटी पे करके, तो टोटल सामान की कॉस्ट आ गई थी 7 लाख। 5 लाख रुपए सामान का और 2 लाख रुपए कस्टम का। टोटल मैंने कितने का सामान खरीदा? 7 लाख। अब मुझे इस सामान में कुछ बना करके विदेश में एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं कौन सा एसएससी हूँ? एक्सपोर्ट। तो सामान सस्ते में बेचूंगा तो ठीक है या महंगे में बेचूं? अब 2 लाख की गवर्नमेंट ने तो पहले से ही इसमें ड्यूटी लगा दी है, तो सस्ता कहाँ से होगा? तो गवर्नमेंट ने हमको पैसा वापस करने का सोचा। इसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जितना ड्यूटी वापस मिलेगा तो क्या मेरा इनकम नहीं है? जब लग रहा था तो कॉस्ट बढ़ रहा था, जब टैक्स जा रहा था तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही थी। अब जब टैक्स वापस आएगा तो कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, या कह सकते हो मेरी इनकम बढ़ेगी। तो ये मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट है। तो फर्स्ट वन वाज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस। गवर्नमेंट ने कहा, चाइना की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कहा, जाओ हिंदुस्तान में पूरा बिजनेस फैला लो, जितना फैला सकते हो फैलाओ, बर्बाद करो हिंदुस्तान को, सामान सस्ते में सस्ता बेचो। तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट चुप रहेगी? यहाँ की गवर्नमेंट ने भी कहा कि तुम लोग को चाइना को बर्बाद करना है, सामान जितना सस्ते में बेच सकते हो बेचो। 20 रुपये का सामान पड़ता है, 5 रुपये में बेचो, 15 रुपये मैं दूंगी तुम लोगों को कैश। इसको हम लोग कहते हैं कैश असिस्टेंस। क्लियर है? एक्सपोर्ट एसएससी को जब इस तरह से कैश के फॉर्म में कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? कैश असिस्टेंस। तो पहला था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। देखो एसएससी कौन सा था, लेकिन वो बेच क्या रहा है? क्लियर है? एसएससी कौन सा है, उसको वापस क्या मिल रही है? कस्टम ड्यूटी की वापसी। एसएससी कौन सा है? एक्सपोर्ट, उसको क्या मिल रहा है? कैश असिस्टेंस। एसएससी कौन सा है? एक्सपोर्ट, उसको किस चीज़ पर प्रॉफिट मिल रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। ये डीईपीबी क्या है? ये डीईपीबी बता सकते हो? गवर्नमेंट ने हमको एक पासबुक दिया, तू एक्सपोर्ट का काम करता है ना, डेली डेली तू मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करेगा, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक वापस लेगा, अच्छा नहीं है। एक काम करते हैं, तेरे खाते में 2 लाख रुपए की ड्यूटी हम क्रेडिट कर देते हैं, जा तू ऐश कर। अब 2 लाख रुपए की ड्यूटी तू इसी खाते से एडजस्ट करना। पहले तुम मेरे खाते में पैसा जमा करते हो ड्यूटी का, फिर सामान एक्सपोर्ट करते हो, उसके बाद हमको प्रूफ दिखाते हो कि हमने तो सामान को विदेश में एक्सपोर्ट किया, सामान महंगा पड़ गया, आप हमसे ड्यूटी वापस ले लेते हो। तो ये घुमा फिरा कर ड्यूटी देना और वापस लेना हमें नहीं समझ में आ रहा। आप एक काम करो, ये पासबुक रखो, इस पासबुक में मैंने लिख दिया है 5 लाख रुपए क्रेडिट आपके खाते में चला गया, यानी गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए की ड्यूटी का पेमेंट कर रही है पहले से ही। अब आपको जहाँ इसको एडजस्ट करना हो
करो, लेने देने का चक्कर ही नहीं रहेगा। बोलो ना, नहीं, लेने देने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। भाई मेरे खाते में 5 लाख रुपए आ गए, मैं पहले गवर्नमेंट को देता था टैक्स, फिर वापस लेता था गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट ने मुझे एक बीच में मीडिएटर खड़ा कर दिया पासबुक के नाम का, और उसमें मेरे खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। कहा जितना जितना सामान विदेश में बेचना बस उसमें से माइनस करते जाना, कि तुम्हारी ड्यूटी मैं मान लूँगा, आ गया। ये गवर्नमेंट ने कहा, इसको हम कहते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। ना आई एम वेरी मच इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ ड्यूटी। लेकिन वो पूरा बेनिफिट लेने के पहले अगर मैंने वो ड्यूटी पासबुक बेच दी तो मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा उस लॉस के अगेंस्ट ही तो हुआ जो हम प्रॉफिट कमा सकते थे DEPB से, तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होता। अब उस प्रॉफिट के बजाय हम इसको सेल करके जो प्रॉफिट कमाए हैं वो मेरा कौन सा प्रॉफिट होगा? बिजनेस प्रॉफिट। क्लियर है? पक्का? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। फिफ्थ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने जब तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय कीमैन इंश्योरेंस के बारे में बता दिया था, नहीं बताया था? बताया था। मैंने कहा था ये वो चार्ट है जो अब CA फाइनल तक आप लोगों के साथ रहेगा, CS फाइनल तक आप लोगों के साथ रहेगा। आगे से अब आप लोगों को कभी भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हमसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद आया वो चार्ट? जहाँ एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कीमैन करवाता है, जहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का करवाता है, जहाँ एक प्रिंसिपल अपने एजेंट का करवाता है। याद आया? एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है कीमैन में वो चला जाता है सैलरी हेड में, जो एजेंट को मिलता है वो चला जाता है अदर सोर्सेज में, जो कॉन्ट्रैक्टी को मिलता है वो चला जाता है अदर सोर्सेज में, बाकी सबको जो मिलता है एम्प्लॉयर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या प्रिंसिपल हो वो चला जाता है PGBP में। तो हम यहाँ PGBP वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। नहीं देखा था तो देख लें, 1 मिनट। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कीमैन इंश्योरेंस करवाता है कि अगर कल इसकी डेथ हो जाए, ढंग से सुन लो, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। एम्प्लॉयर को लगता है कि इसके रहने से हमारे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा मिलता है। अब इसको खोने के 2 तरीके हैं, या तो ये मर जाए तो हमको नुकसान होगा, या तो ये मेरे कंपटीटर के यहाँ चला जाए तो हमको नुकसान होगा। हाँ या ना? क्यों ना हम इसका इंश्योरेंस करवा लें, क्यों ना हम इसका इंश्योरेंस करवा लें। तो ऐसे आदमी का जब इंश्योरेंस कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट आदमी है जिसके रहने न रहने से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होता है। इसको हम कीमैन इंश्योरेंस बोलेंगे। अब इस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में मान लो इसकी डेथ हो गई, 8 लाख रुपए इसको मिलना था। किसको? इंश्योरेंस किसने करवाया था? एम्प्लॉयर ने, कि ये नहीं रहेगा तो हमको घाटा होगा, इसने इंश्योरेंस करवा दिया। अब अगर इसकी डेथ हो गई तो पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को। मान लो उस 8 लाख में 5 लाख ये अपने पास रखता है और 3 लाख इसको दे देता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है तो किस हेड में टैक्सेबल होता है? सैलरी हेड में। तो ये कहाँ चला जाएगा? सैलरी में। ये इसके बिजनेस के लॉस के अगेंस्ट है, क्योंकि अब ये रहा नहीं, अब ये रहा नहीं तो इसको बिजनेस में लॉस होगा, इसको बिजनेस में लॉस होगा, इसी कारण इसने इंश्योरेंस करवाया था। अब इसको पैसा मिल रहा है तो ये किस हेड में प्रॉफिट होगा? PGBP। ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? और नीचे वाला सैलरी। क्लियर है? एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट का इंश्योरेंस करवा रखा है। ये वो एजेंट है जिसके कारण हमारे बिजनेस का सेल 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ये मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, यानी इस एजेंट के होने से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है और ना होने से लॉस होगा। तो इस प्रिंसिपल ने इसका इंश्योरेंस करवा लिया, जिसको कहा गया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कल इसको कुछ हो जाता है तो पैसा किसको मिलेगा? प्रिंसिपल को। मान लो 8 लाख रुपए मिला, जिसमें से 5 लाख इसने रख लिया और 3 लाख इसने रख लिया, इसको दे दिया। इसका चला जाएगा अदर सोर्सेज में, ये चला जाएगा PGBP में, क्योंकि बिजनेस लॉस तो इसी को हो रहा था।
क्लियर है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की पीजीबीपी में? इन दोनों की बात कर रहे हैं। पक्का? अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देखे? 5। पहला कौन सा देखा? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइजी लाइसेंस फीस एक्सेट्रा फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, पहला, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी। एनी अमाउंट as a compensation received by any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency। और तीसरा मैंने बताया था, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ या ना? पक्का? फोर्थ पॉइंट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट एसएससी, पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, दूसरा, ड्यूटी ड्रॉबैक, थर्ड, कैश असिस्टेंस एंड लास्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? हाँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दें। क्यों हंस रहे हो? देखें, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, whether convertible into money or not, the value of any benefit or perquisites, whether convertible into money or not, arising from business or exercising of profession, ढंग से देखें क्या है ये। मैं निरमा कंपनी का एजेंट हूँ। क्या हूँ? निरमा कंपनी का एजेंट हूँ, सर्फ बेचता हूँ। ठीक, मैं एक दिन आया बिजनेस से, थका मांदा घर पहुँचा, दरवाज़ा खोला, जैसे ही डोर ओपन किया, पैर के नीचे एक कागज़ की आवाज़ आई। मैंने वो लिफाफा एनवेलप ओपन किया तो उसमें हमको यूएस जाने की टिकट थी और 5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड का अमाउंट था, क्रेडिट कार्ड था कि आप इस 5 लाख रुपए को घूमने फिरने में यूज़ कर सकते हो, कंपनी की ओर से आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, जाओ ऐश करो। खूब थक गए, खूब काम कर लिया, हम भी तुरंत बैग वैग उठाए और चलते बने। कुछ दिन बाद घूम घाम करके वापस आए, थके हारे, दरवाज़ा खोला, जैसे ही डोर ओपन किया फिर पैर से एक एनवलप टकराया। इस बार का एनवलप भारत सरकार की ओर से था, वित्त मंत्रालय यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा था अपने उस लेटर में
कि आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया गया है, दैट्स वाई इट इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी इन योर हैंड्स। क्या ये मुझे 5 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिला है क्या वो टैक्सेबल है? पहले तो ये बताओ हाँ या ना। हमें जो कंपनी ने खर्चा करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, क्या मैं उस पर टैक्स दूँ? हाँ, हाँ, क्योंकि वो मुझे बेनिफिट मिला है, परक्विजिट मिला है। किससे? कंपनी से। क्यों मिला? अगर मैं उसका एजेंट नहीं होता तो क्या हमको एनवलप मिलता? क्या हमको टूर जाने के लिए मिलता? मैंने उस कंपनी के साथ वफादारी की, अच्छा काम किया, सेल्स को प्रमोट किया, तो कंपनी ने हमको ये दिया। मैंने उसकी सेल 5 करोड़ से 1 करोड़ पर ला दी होती तो क्या हमको कंपनी घूमने के लिए टिकट भेजती? ये तो मैंने अच्छा काम किया तो उसके अगेंस्ट हमको टिकट दिया गया, हमको वो कैश दिया गया इनडायरेक्टली। तो कहा गया ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स आपके अच्छे बिजनेस और प्रोफेशन के एक्टिविटीज़ के कारण हैं, और बिजनेस और प्रोफेशन के कारण ही आपको मिल रहे हैं। इसीलिए ये कहाँ टैक्सेबल होंगे? पीजीबीपी में। क्लियर? जरा देखिए इधर लिखा है एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट, वॉट एवर द नेम इज, हम उसको रिमनरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्टनर को दिए जाने वाला रिमनरेशन। अब पार्टनर को जो रिमनरेशन दिया जाएगा या तो इंटरेस्ट के नाम पे, सैलरी के नाम पे, बोनस के नाम पे, कमीशन के नाम पे, या कोई भी दूसरे नाम पे। तो हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट को रिमनरेशन से अलग रखते हैं। हम 2 चीज़ें बोलेंगे कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को या तो इंटरेस्ट दिया या रिमनरेशन दिया, बोल सकते हैं। इंटरेस्ट अलग और बाकी सब एक तरफ, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये वो सब एक तरफ, और इंटरेस्ट को अलग। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट या रिमनरेशन देती है, हम 3 पार्टनर हैं एक फर्म में, बोलो, और फर्म ने हम लोग को सैलरी दी है, किस हेड में टैक्सेबल होगी? किस हेड में टैक्सेबल होगी सैलरी? पीजीबीपी। बोलने दो because we are not the employee over here, there is no any relationship between these 2 persons as of employer and employee का relationship कहाँ है? We are the partners and we are just getting it from the partnership firm। हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म से एज अ पार्टनर रिमनरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग के बीच में तो रिलेशनशिप है ही नहीं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का। वी आर द ओनर्स, हम लोग मिल करके उस फर्म के क्या हैं? मालिक हैं। तो मालिक को सैलरी मिल जाएगी क्या? वो तो मेरा बिजनेस है, वो मेरा क्या है? बिजनेस। अगर हम सैलरी ड्रॉ नहीं किए होते तो फर्म के पास प्रॉफिट बढ़ जाता, और प्रॉफिट बढ़ता तो हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता, और अगर हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता तो उस प्रॉफिट पर टैक्स कौन दिया होता? फर्म। किस हेड में दिया होता? पीजीबीपी हेड में। फिर समझो, हम तीनों लोग मिलकर के इस पेन को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बोलो,
हमने तीनों में सैलरी बांट दी बराबर बराबर। अगर ये सैलरी नहीं बांटे होते तो फर्म के हाथ में 1 लाख रुपए का टैक्स लगता, किस हेड में? पीजीबीपी। अब वही प्रॉफिट हम पार्टनर्स को सैलरी में बांट देंगे तो क्या कोई फॉर्म में चेंजेस आ गए? तो इनके हाथ में भी किस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? पीजीबीपी। क्या फर्क पड़ा? तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन या रिमनरेशन या इंटरेस्ट देती है तो पार्टनर्स के हाथ में किस हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। ये नहीं कहोगे सर सैलरी है तो सैलरी हेड में चले जाएंगे, इंटरेस्ट है तो अदर सोर्सेज में चले जाएंगे, कमीशन बोनस है तो अदर सोर्सेज में। ना 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 ना, सारा का सारा जो भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से मिलता है, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी मच टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर है? हम लोग एक लास्ट पॉइंट नोट कर ले रहे हैं, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन 35AD, दैट्स इट। ये जब आएगा तो मैं उस समय अपने आप डिटेल में बताऊंगा। देखो मैंने चार्जिंग सेक्शन में लिखा था सेक्शन 35AD, उसका क्या मतलब है इधर नहीं समझ में आएगा, स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल कितने पॉइंट्स देखे? 8। लास्ट वन वॉज सेक्शन 35AD। क्लियर? दैट्स इट।